Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS and today we are going to discuss some very important The Hindu newspaper articles. आइए शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहला आर्टिकल यहाँ पर डील करता है जीएसटी एंड जीएसटी काउंसिल के साथ। तो अभी कुछ मीटिंग में कुछ जैसे आइटम्स हैं जिनके ऊपर जीएसटी रेट्स का रिव्यू हुआ है एंड उसके ऊपर जो फाइनल अभी आउटकम है इन दी कमिंग डेज वी विल बी नोइंग अबाउट दैट। लेकिन अभी इस आर्टिकल से हमें क्या इंपॉर्टेंट बातें पता चली हैं वो डिस्कस करते हैं। वी विल बी डिस्कसिंग समथिंग अबाउट जीएसटी काउंसिल एज वेल, राइट। तो आइए शुरू करते हैं इस आर्टिकल का डिस्कशन। ओके, सबसे पहले यहां पर हमें देखने को मिलता है दैट जीएसटी काउंसिल की अभी 55th मीटिंग हुई है जैसलमेर में। तो इस मीटिंग से होने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो जीएसटी काउंसिल है वो ऐड कौन से अमेंडमेंट बिल से हुई थी। 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से ये इंट्रोड्यूस हुई थी एंड इसको जो बिल था वो 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन फाइनली जो इसकी कॉन्स्टिट्यूशन है या जो इसका एस्टेब्लिशमेंट है जीएसटी काउंसिल का वो फाइनली कहीं जाके 2016 में पूरा हो पाया था। सो वी कैन से दैट 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से इसका जो गठन है जीएसटी काउंसिल का वो हो पाया था एंड इट हैज़ बीन एडेड इन द आर्टिकल 279A clause 1। तो दिस डील्स विद द जीएसटी काउंसिल, राइट। तो जीएसटी काउंसिल में कौन कौन मेंबर्स होने वाले हैं। सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, नंबर 1 इज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर who will be chairman of this GST council। साथ में होंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस। इसके साथ हर एक स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे या तो उनके स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर जाएंगे या फिर दूसरे भी कोई मिनिस्टर हो सकते हैं जो एज रिप्रेजेंटेटिव जीएसटी काउंसिल में पार्टिसिपेट करते हैं, मीटिंग्स में पार्ट लेते हैं। साथ में अगर कोई ऐसी स्टेट हो जिसमें इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड है तो वहां पर गवर्नर किसी भी पर्सन को नॉमिनेट कर सकते हैं एज representative to represent that particular state in the GST council। तो you can say this is a very good example of federalism, ठीक है, जिसमें states का भी equal say रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मीटिंग हुई है इसमें क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं आइए वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर पॉपकॉर्न्स के जो रेट है उनके ऊपर डिसीजन लिया गया है। आपको लगेगा कि ये कौन पूछने वाला है, लेकिन जब जीएसटी लागू हुआ था उस टाइम पर कुछ आइटम्स को लिस्ट किया गया था इन द क्वेश्चन एंड देन इट वाज आस्क्ड किस पे जीएसटी कितना 18% स्लैब में कौन सा है, इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा गया था। सो अगेन नाउ एक इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर लिया जाने वाला है। सो दैट इज वाई वी शुड नो कि जो ये आपके पॉपकॉर्न्स हैं या यूज्ड कार्स हैं उन पे क्या अभी टैक्स रेट्स लगने वाले हैं। तो जिसके ऊपर अभी सेटल हो चुका है डिस्कशन, जिसके ऊपर फाइनलाइज हो चुका है डिस्कशन, उसमें आता है पॉपकॉर्न। तो पॉपकॉर्न के दो टाइप्स यहां पर दिए हुए हैं, सेवरी एंड स्वीटेंड, ठीक है। तो पॉपकॉर्न्स जो अनलेबल्ड होंगे या अनपैकेज्ड होंगे उनके ऊपर 5% जीएसटी लगेगा। अगर किसी के ऊपर यहाँ पर कोई लेबल लगाया हुआ है तो वो 12%, सेवरी की बात करें मतलब सॉल्टी की, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें कैरामलाइज्ड या स्वीटेंड जो वैरायटी है पॉपकॉर्न्स की, अगर उसको यहाँ पर यूज किया जा रहा है तो उस पर 18% जीएसटी लगेगा, मतलब महंगे होने वाले हैं पॉपकॉर्न्स, ठीक है। नेक्स्ट, जो भी गिफ्ट वाउचर्स मिलते हैं किसी भी ऐप के थ्रू या किसी भी शॉपिंग के थ्रू, तो वहां पर उन पे कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, मतलब उन पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, राइट। फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स, राइट, जो राइस होता है उसमें एक तो मेजर राइस है, राइट। राइस में हम फोर्टिफाइड राइस को मिक्स कर देते हैं, तो उन फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स के ऊपर जो पहले 18% जीएसटी लगता था अब उसके ऊपर सिर्फ 5% जीएसटी लगने वाला है। नाउ यू कैन से दैट दिस इज अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स एड्रेसिंग द माल न्यूट्रिशन, क्योंकि अगर जो आप माल न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को डील करने के लिए फोर्टिफाइड राइस को लेके आए थे, अगर वो इतने महंगे मिलेंगे तो खाया कैसे जाएगा आम इंसान से, या जो भी लोग माल नरिश हैं। अगर माल नरिश इसलिए हैं बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड अ बैलेंस्ड डाइट एंड इफ यू वांट टू एड्रेस माल न्यूट्रिशन देन यू हैव टू रिड्यूस द प्राइस। सो दैट इज व्हाई हियर जो
राइस कर्नल्स है, फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स है, उनके ऊपर जीएसटी को रिड्यूस कर दिया गया है टू 5%. दिस इज इंपॉर्टेंट, यू शुड नोट दिस पॉइंट हियर, ठीक है. देन इसके बाद जो यूज्ड कार्स है, या हम इनको सिंपल टर्म्स में बोल सकते हैं, सेकेंड हैंड जो कार्स हैं उनकी सेल पर पहले 12% जीएसटी लगता था, लेकिन अब वो 18% बढ़ के 18% हो गया है, क्योंकि अब क्या है, रजिस्ट्रेशन जब आप चेंज करवाएंगे यूज्ड कार पे तो उस पे जो जीएसटी है वो 18% लगने वाला है, राइट. और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर बात की जाने वाली है आगे आने वाले समय में. अभी तक उन पे कोई सेटलमेंट नहीं हुआ है. वो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, वो है हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस के जो प्रीमियम्स हैं उसके ऊपर ये बात की जा रही है कि उनको पुट ऑफ कर देना चाहिए, उनको खत्म कर देना चाहिए, सो दैट मोर एंड मोर पीपल हैव देयर लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस. लेकिन अभी इसके ऊपर कोई फाइनलाइज नहीं हुई है, जो भी रेट्स हैं वो फाइनल नहीं किए गए हैं. नेक्स्ट हियर इट इज, जो फ्यूचर ऑफ कंपनसेशन सेस लेवीज है, ये आपके 2000 मार्च 2026 के सनसेट के बाद रहेंगे. एंड देन हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लोर स्पेस इंडेक्स. तो जो रियल एस्टेट फर्म्स हैं उनके ऊपर फ्लोर स्पेस इंडेक्स के तहत जो टैक्स है वो अभी प्लान करने की कोशिश की जा रही है. तो ये सारे जो प्रपोजल्स हैं इनमें डिफरेंट रेट्स हैं जो डिफरेंट आइटम्स पे डिस्कस किया गया है. लगभग 150 आइटम्स पे इसमें डिस्कस किया जाने वाला है. कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिस पे हम सेलेक्ट कर चुके हैं, टैक्स को फिक्स कर चुके हैं. आने वाले समय में भी हमें देखने को मिलेगा कि फाइनलाइज कौन सा टैक्स स्लैब यहाँ पर होता है, राइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. ओके, हियर यू कैन सी, इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो नहीं बोलेंगे लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस. अगर आपसे राइट टू प्राइवेसी या इलेक्शन से लेके, बिकॉज वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इलेक्शन से रिलेटेड कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है. सो दैट इज वाई एनी न्यूज़ दैट इज कवरिंग इलेक्शंस, नॉट स्पेसिफिकली द पार्टीज बट इलेक्शंस के इर्द गिर्द, इलेक्शन कमीशन के इर्द गिर्द जो भी अगर इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है, यू हैव टू नोट इट डाउन जस्ट फॉर द मेमोरी पर्पज, कि जब भी अगर आपसे पूछा जाए इलेक्शन कमीशन के बारे में या इलेक्शंस के बारे में या कोई भी इंपॉर्टेंट है तो वो आप उसको अटेम्प्ट कर पाए क्वेश्चन को, राइट. तो यहां पर बोला गया है गवर्नमेंट अमेंड्स रूल टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू पोलिंग फुटेज. इस आर्टिकल में बात क्या की गई है, देखो एक इलेक्शन कमीशन के पास यहां पर आप देखेंगे रूल 93 क्लोज टू क्लोज ए ऑफ 1961. जस्ट अ सेकेंड, हियर रूल 93 क्लोज टू क्लोज ए ऑफ द 1961 कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स. तो ये रूल्स के तहत इलेक्शन कमीशन को ये बोला गया था कि जो भी पेपर्स हैं इलेक्शन से रिलेटेड, जो भी ऑफिशियल पेपर्स हैं, वो जो पब्लिक इंट्रोस्पेक्शन है उसमें ओपन अप करके रखना है. दैट all the other papers relating to the election shall be open to public inspection, right. तो उनके जो इंट्रोस्पेक्शन है, जो इंस्पेक्शन है, उसके लिए सभी पेपर्स आप पब्लिक कर सकते हैं. अगर कोई आरटीआई फाइल करता है, कोई डिमांड करता है किसी डॉक्यूमेंट की, तो आपको वो प्रोवाइड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ठीक है. लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अभी रिसेंटली जो हरियाणा असेंबली पोल्स हुए हैं उसमें एक रिसेंट आरटीआई एक्टिविस्ट ने अभी रिसेंटली एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने क्या बोला है दैट कि जो यहाँ पर पेपर्स हैं वो तो आप हमें प्रोवाइड करवाइए ही, साथ में यू हैव टू प्रोवाइड अस दी सीसीटीवी फुटेज ऑफ द पोलिंग, ठीक है. कि जब वहाँ पर पोलिंग हो रही थी उसको आपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है, तो वो जो सीसीटीवी फुटेज है वो हमें चाहिए है, ठीक है. लेकिन अब यहाँ पर उस आरटीआई एक्टिविस्ट की जो राइट है, जो उसकी जो डिमांड है, पिटीशन है, उसको डिनाई कर दिया गया है. क्या साइट किया गया है यहाँ पर, ये बोला गया है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जिक्र किया गया है ऑफ द पेपर्स, सिर्फ आपको इलेक्शन पेपर्स की बात की गई है. यहां पर कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं है, कोई भी ऐसा डिस्कशन नहीं है जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का बोला जाए कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जो फुटेज है उसके ऊपर भी हक है, बिकॉज अभी वो उसमें रूल्स में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, राइट. सो यू कैन नॉट क्लेम दी सीसीटीवी फुटेज. इलेक्शन पेपर्स आप बोलिए कोई भी आपको दे दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर राइट टू इन्फॉर्मेशन, बट सीसीटीवी फुटेज का या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की फुटेज का कोई भी यहाँ पे रूल नहीं बताया गया है कि वो आप दे सकते हैं. सो दैट इज व्हाई दैट आरटीआई एक्टिविस्ट हैज बीन डिनाइड. लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि अगर ऐसा कोई रूल होता तो इससे क्या हो सकता था, इसके रिपरकशंस क्या हो सकते थे. जो राइट टू प्राइवेसी है,
राइट, कोई भी इंसान किसी भी पार्टी को वोट कर रहा है एंड अगर वो वोटिंग प्रोसेस को बाय चांस किसी को पता चल जाए कि इस इंसान ने इस पार्टी को वोट किया है, या जो भी यहाँ पर जो पार्टी का जो माहौल है, जो उस पोलिंग बूथ का जो माहौल है उसके हिसाब से अगर वो लीक हो जाए फुटेज, तो एक इंसान की जो राइट टू लाइफ है दैट कैन बी एट स्टेक। उसकी जो राइट टू प्राइवेसी है वो तो स्टेक पर है ही है, उसकी राइट टू लाइफ भी यहाँ पर स्टेक पे हो सकती है। इफ यू कैन से स्पेसिफिकली अगर जो नक्सल अफेक्टेड रीजन्स है वहां पर तो बहुत ही ज्यादा। सो दैट इज वाई उस पर्सन को, उस एक्टिविस्ट को डिनाई कर दिया गया है, राइट। अब यहां पर जो एक्टिविस्ट है उसने क्या बोला है कि आप ट्रांसपेरेंसी को छुपा रहे हो, आप ट्रांसपेरेंसी को डिनाई कर रहे हो, बिकॉज व्हाट इज रॉन्ग, अगर सब कुछ सही हुआ है, व्हाट इज रॉन्ग इन गिविंग इट, ट्रांसपेरेंसी विल बी अफेक्टेड ड्यू टू दिस। तो यहां पर यही बोला गया है, ह्यूज सेटबैक फॉर ट्रांसपेरेंसी, मोदी गवर्नमेंट अमेंड्स रूल दिस टू रिस्ट्रिक्ट पीपल्स राइट टू एक्सेस इलेक्शन रिलेटेड रिकॉर्ड्स आफ्टर द हाई कोर्ट ऑर्डर। तो इसमें ओवरऑल जो एक्टिविस्ट है उसकी तरफ से यही आया है कि ट्रांसपेरेंसी को हैम्पर किया जा रहा है, और जो सरकार है, जो इलेक्शन कमीशन है, उसकी तरफ से हाई कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये बोला है कि आप नहीं इसको क्लेम कर सकते हो बिकॉज रूल्स में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। सो दैट इज वाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जो रिकॉर्डिंग है वो आपको यहां पर हम प्रोवाइड नहीं करवा सकते हैं, राइट। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इस आर्टिकल को आपने, मैं बहुत बार आपको ये बताती हूं कि कुछ आर्टिकल्स होते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बोथ फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव एंड ऑल्सो फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो यहां पर यही वो आर्टिकल है जो आपको मार्क्स फेच करके दे सकता है, राइट। तो दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट, हियर यू कैन से यस, this article talks about the Indian forest and tree cover has reached a quarter of the country's total geographical area। मान लो कि अगर 100% जो geographical area है इंडिया का, उसका 25.17% फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हो गया है geographical एरिया का। तो ये किसने बताया है? ये बताया है ISFR 2023। दिस इज इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 विच इज रिलीज्ड बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये सर्वे करवाया जाता है, ये जो रिपोर्ट है आपकी ISFR, ये रिलीज कौन करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, एंड इट इज रिलीज्ड बाय एनुअली। 1987 से ही फॉरेस्ट कवर को हम यहां पर रिलीज, फॉरेस्ट कवर की रिपोर्ट को रिलीज कर रहे हैं, एंड देन लेटर ऑन उसमें ट्री कवर को भी हमने इंक्लूड कर दिया था। तो फॉरेस्ट कवर में क्या डिफरेंस है, ट्री कवर में क्या डिफरेंस है, वो हम इस आर्टिकल में भी डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो अभी हमारे लिए जो न्यूज़ है वो क्या है कि जो ये ISFR 2023 की रिपोर्ट अभी रिलीज हुई है उसके अकॉर्डिंग 25.17% हो चुका है ट्री एंड फॉरेस्ट कवर कंबाइंडली हम बोल रहे हैं, जिसमें से 21.76% तो फॉरेस्ट कवर है एंड 3.41% आपका ट्री कवर है। ये आप इससे समझ चुके होंगे, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो राइट, यहां पर दिया गया है दैट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है फॉरेस्ट कवर की वो क्या है कि ऐसी लैंड जिसपे ट्री कैनोपी 10% से ज्यादा हो। ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि ऐसी कोई जमीन जिसपे ट्री कैनोपी मतलब जो हाई जो ट्रीज हैं उनका जो कवर है वो 10% से ज्यादा की डेंसिटी का हो, और जो जमीन है दैट शुड बी मोर देन 1 हेक्टेयर। दो कंडीशन है, 10% एंड 1 हेक्टेयर की, एंड ट्री कैनोपी होना चाहिए उसमें, ट्री कैनोपी विच हैज डेंसिटी मोर देन 10% एंड द लैंड शुड बी ऑफ मोर देन 1 हेक्टेयर, राइट। तो दैट विल बी अंडर द फॉरेस्ट कवर। अगर हम ट्री कवर की बात करें तो ट्री कवर में यहां पर आ जाएगा कि बाकी जो भी फॉरेस्ट कवर से बाहर के जो भी पेड़ है, एंड द लैंड कैन बी लेस देन 1 हेक्टेयर ऑल्सो, लेस देन 1 हेक्टेयर इफ देयर ऑल्सो, जो ऐसे कवर है, ऐसे ट्रीज हैं जो फॉरेस्ट कवर से बाहर हैं, उनको हम ट्री कवर में काउंट करेंगे, और जो लैंड है वो 1 हेक्टेयर से भी कम हो सकती है। तो जो ऐसे जो फॉरेस्ट कवर में नहीं फॉल करेंगे, जो इस क्राइटेरिया में फॉल नहीं करेंगे, वो ट्री कवर में अब डाले जा सकते हैं। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, जो आपका 25.17% है उसमें फॉरेस्ट कवर मतलब 10% एंड 1 हेक्टेयर वाली क्राइटेरिया, वो हो गया है आपका 21.76% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, एंड अगर हम बात करें ट्री कवर की तो वो 3.41% है। तो आपको ये पता होना चाहिए फॉरेस्ट कवर इज वे लार्जर, वे मोर देन 7 टाइम्स आप बोल सकते हो मोर देन द ट्री कवर, ठीक है। देन ना यहां पे बोला गया है दैट जो कार्बन सिंक है,
कार्बन सिंक है वो हमारा 2.29 बिलियन टन हो चुका है 2005 के लेवल से। ये क्यों डिस्कस किया गया है? क्योंकि जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो कंट्रीब्यूशन जो हमारा जो डिटरमाइंड यहाँ पर गोल है उसमें हमने कितना बनाना है, जो कार्बन सिंक है वो 2.5 बिलियन टन है बाय 2030। तो समझो इस बात को, 2023 तक ही हम अपना फॉरेस्ट कवर इतना इंक्रीज कर चुके हैं। कार्बन सिंक मतलब जिसमें कार्बन कैप्चर कर सके। तो कार्बन सिंक हमारा जो टारगेट है वो 2.5 बिलियन टन्स है बाय 2030 एंड वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड 2.29 बिलियन टन्स over the 2005 levels. So it is a very huge coverage. It is a very huge thing for India that we have like reached near to the goals, right? लेटर ऑन यहाँ पर बात की गई है द स्टेट स्पेसिफिक और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किस में दिया गया है। तो FSI दैट इज फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हैज बीन असेसिंग फॉरेस्ट कवर सिंस 1987 से फॉरेस्ट कवर को हम असेस कर रहे हैं और 2001 के बाद हमने ट्री कवर को असेस करना शुरू कर दिया था। एंड दोबारा से मैं बता दूं, इट इज अ बाय एनुअल रिपोर्ट, 2 साल में एक बार ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है दैट एनुअली रिलीज होती है या 5 सालों में एक बार रिलीज होती है, 4 सालों में एक बार रिलीज होती है। सो यू मस्ट रिमेंबर 2 साल में एक बार, ठीक है। तो ये 2023 की रिपोर्ट है 2023 एंड इससे पहले जो आई होगी दैट वाज 2021 रिपोर्ट, राइट। एंड दी सैटेलाइट जो इसमें यूज किए गए हैं दैट इज रिसोर्स सेट सीरीज ऑफ सैटेलाइट। तो इनको हमने यहाँ पर मैपिंग के लिए, कवरेज के लिए, डाटा के लिए ये यूज किया है, जो कि है जो ऑपरेट होते हैं इसरो की हेल्प से ही, ठीक है। 2021 के बाद ये बोला गया है दैट एरिया वाइज अगर हम बात करें, लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ट्री कवर किसके पास है? मध्य प्रदेश के पास है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए एरिया वाइज जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर सबसे ज्यादा किसके पास है? मध्य प्रदेश के पास है, राइट। MP हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एरिया वाइज। नाउ लार्जेस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट कौन सी स्टेट में देखने को मिला है? दैट इज छत्तीसगढ़। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से डायरेक्ट आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि लार्जेस्ट ट्री कवर किसके पास है, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर किसके पास है, दोनों कंबाइंड किसके पास है। तो यहां पर अगर हम कंबाइंड की बात करें the highest tree cover is with the highest tree and forest cover इंक्रीमेंट की बात करें, एक तो एरिया वाइज की सबसे ज्यादा है किसके पास, एक होता है सबसे ज्यादा इंक्रीज किसने किया है? छत्तीसगढ़ ने इंक्रीज किया है। नाउ द ओवरऑल इंक्रीज इन द ट्री एंड फॉरेस्ट कवर मीन्स कि जो नेट गेन हमें मिला है, ऑलरेडी ऑब्वियसली लॉस तो हुआ ही है, लेकिन जो नेट गेन हमें मिला है दैट इज गिवन बाय द ओवरऑल इंक्रीज, राइट। लेकिन जो जो वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न स्टेट्स है, बहुत सारी ऐसी स्टेट्स है जिसमें हमें लॉस भी देखने को मिला है, जिसमें हमें डिक्रीज भी देखने को मिला है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है वो तो बड़े हैं नंबर में, लेकिन जो मॉडरेटली डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट है वो डिक्रीज हुए हैं। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है कि जो डेंस फॉरेस्ट है, लाइक जिसमें आप बोल सकते हो जो कैनोपी की इंटेंसिटी है दैट इज मोर देन 70%। अभी तो हमने जो फॉरेस्ट में यूज किया था दैट इज 10%। तो अगर हम डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो 70% से ज्यादा का जो फॉरेस्ट कवर है, जो कैनोपी है, जो डेंसिटी है कैनोपी की 70% से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर वो 40 to 70% के बीच में कहीं है तो उसको हम बोल देते हैं मॉडरेटली डेंस्ड। एंड अगर 40% 10% से 40% के बीच का है तो उसको हम बोल देते हैं ओपन फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये आपके जो ट्री कैनोपी की जो डेंसिटी है उसके बेस पर ही इसको हम यहाँ पर जज करते हैं, डिसाइड करते हैं, रिपोर्टिंग में लेके आते हैं, कवर करते हैं, राइट। साथ में एक आपको ये भी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो प्लांटेशंस हैं, टी प्लांटेशंस है, राइट, बनाना प्लांटेशंस है, जैसे कॉफी प्लांटेशंस हैं, उनको भी फॉरेस्ट कवर में इंक्लूड किया जाता है। आपको बोल सकते हैं कि फॉरेस्ट कवर में जो प्लांटेशंस है वो इंक्लूड नहीं होते हैं, आपको लगेगा हाँ वो तो फॉरेस्ट है ही नहीं, बट येस जो प्लांटेशंस है उनको इंक्लूड किया जाता है। हालांकि इस पे कंट्रोवर्सीज तो हैं ही बहुत ज़्यादा, उस पर बात की जाती है कि जो आपका बायोमास है, जो अंडर जो स्क्रब्स है, श्रब्स है, वो तो यहाँ पर डेवलप ही नहीं हो पाता है, बट हाउ आर यू इंक्लूडिंग इट इन द फॉरेस्ट? बट येस वी शुड रिमेंबर इट, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है अपनी रिपोर्टिंग में प्लांटेशन को भी इसमें इंक्लूड करता है, राइट। सो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इसको आपने एक बार खुद से भी पढ़ के देखना है, जो भी इसमें डाटा दिया गया है इसको नोट डाउन करना है, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल।
Yes, here Prime Minister has visited Kuwait recently. तो वहाँ पर जो इंडियन माइग्रेंट्स हैं, जो इंडियन लेबरर्स हैं, उनके साथ उन्होंने बातचीत करी है, वो बैठे हैं वहाँ पर एंड उनको बोला है दैट इंडिया इज़ नाउ सून गोइंग टू बिकम जो स्किल कैपिटल है, वर्ल्ड स्किल कैपिटल, वर्ल्ड स्किल जो कंट्री वो बनने वाली है इंडिया, स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनने वाली है इंडिया बहुत ही जल्द, राइट। एंड इसमें ये भी बात किया गया है कि कुवैत में एक मिनी इंडिया बस चुका है बिकॉज ऑफ ह्यूज इंडियन डायस्पोरा देयर। एंड यहाँ पर एक जिक्र आया है ई माइग्रेट पोर्टल का। तो ई माइग्रेट पोर्टल क्या है? ई माइग्रेट पोर्टल इज अ पोर्टल दैट गिव्स द अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल, फॉर द लेबरर्स, फॉर द वर्कर्स जो चाहते हैं, जो सीख करते हैं ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी एम्प्लॉयमेंट जो अब्रोड उनको जॉब दे सके, राइट। द पीपल हु आर सीकिंग जॉब्स अब्रोड, वहाँ पर जो उनके रजिस्ट्रेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो इस ई माइग्रेट पोर्टल पे वो अगर अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, देन बाहर से कोई भी जॉब अगर ऑफर होती है, देन दे माइट गेट टू नो अबाउट इट वेरी अर्ली देन द रेस्ट ऑफ द सोर्सेज, राइट। तो यहाँ पर जो ई माइग्रेट, अगर आप यहाँ पर रजिस्टर्ड भी हो तो गवर्नमेंट के पास भी डाटा रहता है कि सच एंड सच पर्सन, सो एंड सो पर्सन हैज गॉन फ्रॉम इंडिया एंड ही इज वर्किंग इन दैट एंड दैट कंट्री। बाय चांस अगर कल को कोई भी उस कंट्री में अपहीवल हो या कोई भी वहां पर वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हो, तो वहां से जब हम अपने वेरियस ऑपरेशंस चलाते हैं तो उनको हम वहां से अपने जो डायस्पोरा है, अपने वर्कर्स हैं, उनको माइग्रेंट्स हैं, उनको वापस ला सके अपनी कंट्री में सेफली एंड सिक्योरली। इसमें भी हेल्प करता है, राइट। तो ऐसा जो से ग्रीवेंस एंड रिड्रेसल जो यहाँ पर इशू है वो भी यहाँ पर सॉल्व किए जाते हैं। ग्रीवेंसेज एंड रिड्रेसल, अगर उनको कोई भी परेशानी है बाहर, वो इस पे अपना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। सो दिस जो पोर्टल है दैट हैज़ टू बी मेंटेन्ड बाय, दैट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड टुगेदरनेस विद द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। दोनों मिनिस्ट्री यहाँ पर मिलकर काम करते हैं इस पोर्टल के लिए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राइट। तो ये जो पोर्टल है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। ये ई माइग्रेट पोर्टल किसके लिए काम करता है? जो भी लेबरर्स हैं, आपको ये ध्यान रखना है ये अब्रोड के लिए है। जो भी लोग यहाँ से बाहर के लिए जॉब सीख करते हैं उसके लिए ये पोर्टल बनाया गया है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन दी डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन, ग्रीवेंसेस, रिड्रेसल, सब चीज़ों में यहाँ पर ये हेल्प करता है, ठीक है। ऑल्सो इट इज गोइंग टू हेल्प द कंट्रीज एंड स्पेसिफिकली इंडिया। तो ये जो ई माइग्रेट पोर्टल है ये हमारा किस तरफ कदम है? SDG 10, इसको अचीव करने में भी हेल्प करने वाला है, राइट। SDG 10 को कैसे हेल्प करेगा? बिकॉज SDG 10 मेंशंस अबाउट द सेफ एंड ऑर्डरली माइग्रेशन ऑफ द वर्कर्स, ऑफ द लेबरर्स, ठीक है। तो सेफ एंड ऑर्डरली माइग्रेशन की अगर हम बात करें, सो दिस पोर्टल इज गोइंग टू हेल्प इन अचीविंग द SDG 10। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिनको हमें 2030 तक अटेन करना है, उसमें एक ये मेजर स्टेप हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, राइट। सो दैट्स ऑल इन दिस आर्टिकल। Let's move on to the next article now. Yes. इस आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा, just a second. Yes, this is important for us. हालांकि ये है एक स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम्पल, बट अगेन आई एम मेंशनिंग कि आप ये जो स्टेट स्पेसिफिक भी एग्जाम्पल्स हैं वो अपने आंसर में कोट कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है कि ये जो आपने ऊपर फोटोज देखी हैं, वेजिटेबल मार्केट है ये हैदराबाद में, बट रिसेंटली इसके बारे में इतनी ज़्यादा बात क्यों हो रही है? बिकॉज यहाँ पर एक ऐसा प्लांट लगाया गया है जिसमें वेस्ट टू पावर जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर बायोमास के फॉर्म में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, बिकॉज मंडी है तो वहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या है कि वो जो वेस्ट है उसको बिल्कुल वेस्ट जाने से बेटर क्या है, उन्होंने एक बायोमेथिनेशन प्रोसेस की हेल्प से क्या किया है, दे हैव यूज्ड दैट बायोमास, दैट दे हैव यूज्ड दैट बायो वेस्ट इन जनरेटिंग द पावर, राइट। तो इसमें जो कैपेसिटी है इसकी वो कितनी है? लगभग 800 से 1000 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डेली वो यहाँ पर बना सकते हैं उस प्लांट की हेल्प से। वो प्लांट किसने हेल्प किया है? तो एनाएरोबिक, यहाँ पर आपको नाम दिया गया है एनाएरोबिक गैस लिफ्ट रिएक्टर बेस्ड प्लांट वाज डेवलप्ड बाय CSIR IICT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। उन्होंने इसको इंस्टॉल करने में, यहाँ पर लाने में हेल्प करी है।
एंड उसकी वजह से 800 से 1000 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अ डे यूजिंग 10 टन ऑफ वेट, 10 टन से यहाँ पर 800 से 1000 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है, राइट। तो मार्केट अभी यहाँ पर 3 to 4 टन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट हर रोज यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से यहाँ पर बोला जा रहा है कि वेरियस जो यूनिट्स हैं, वेरियस जो काम है, जैसे कि 100 स्ट्रीट लाइट्स हैं, 170 स्टॉल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हैं, एंड जो सप्लाई नेटवर्क है वाटर का मार्केट के अंदर, वो सभी का सभी जो बिजली है वो किससे यूज हो रही है, जो ये वेस्ट टू पावर जो भी यहाँ पर जनरेट हो रहा है उसी की बिजली को यूज करके इतनी ज़्यादा यहाँ पर इसकी यूसेज हमें देखने को मिल रही है। एंड इसकी वजह से क्या है, जो सप्लाई नेटवर्क है, तो पावर बिल्स में भी यहाँ पर सब्सटेंशियल डिक्रीज देखने को मिला है, क्योंकि वो जो बिजली पावर प्लांट से आ रही है उसको तो यूज ही नहीं कर रहे, यहीं की बिजली को यही यूज कर ले रहे हैं। एंड ऑल्सो दी स्ट्रीट लाइट्स ऑल्सो आर बीइंग लिट विद द हेल्प ऑफ दिस पावर जनरेटेड फ्रॉम दी बायोमास, राइट। तो इस आर्टिकल में यही बात करी गई है कि पहले कन्वेयर बेल्ट पे वेस्ट को रखते हैं, देन श्रेडर्स में भेजते हैं, श्रेडर्स के बाद जो वेस्ट है उसको एक स्लरी में, एक लिक्विडी पार्ट में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, देन उसको लार्ज कंटेनर्स या फिर गड्ढों में उसको रखा जाता है, एंड बायोमेथेनेशन का प्रोसेस यहाँ पर यूज किया जाता है। बायोमेथेनेशन मतलब क्या है, एनएरोबिक कंडीशन में जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट करते हैं उसको बायोमास को इन दी मीथेन गैस CH4 यहाँ पर रिलीज होती है बायोमेथेनेशन में, एंड उस गैस को ही यूज करके क्या यहाँ पर पावर बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। द रिएक्टर स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ एनएरोबिक डाइजेशन वेयर ऑर्गेनिक वेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू बायोफ्यूल, दैट इज CH4, बायोमीथेन यहां पर बनाई जाती है। द फ्यूल इज देन पुट इनटू बायोगैस जनरेटर्स, यहां पर बायोगैस जनरेट होती है, दैट कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। फाइनली ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है, एंड दैट इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग यूज्ड हियर। करंटली द प्लांट प्रोड्यूसेस 300 यूनिट्स ऑफ पावर एंड 60 kgs ऑफ बायोगैस एवरी डे। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल, जो हमारी जो एनर्जी पॉलिसी है उसमें आप इस एग्जाम्पल को यूज कर सकते हो कि वेस्ट टू पावर यूज बनाई जा सकती है बायोमेथेनेशन के प्रोसेस से, लाइक दी हैदराबाद जो आपकी मंडी मार्केट है, यहाँ पर वेजिटेबल मार्केट है, उसके तरीके से यहाँ पर इसको हम जनरेट कर सकते हैं फ्रॉम वेस्ट टू पावर, राइट। सो दैट्स ऑल इन टुडेज डिस्कशन। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट डाउन, एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।